शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बिल्कुल बेटा, आज हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों की। इससे पहले वाली क्लास में जस्ट हमने बात की थी अधिगम स्थानांतरण की, कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं। आज बिल्कुल बात करने जा रहे हैं अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। लेकिन सिद्धांतों की चर्चा करें उससे पहले हम करेंगे माँ सरस्वती का ध्यान। ठीक है, तो रेडी हैं, तैयार हैं सभी? चलिए, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस, रेडी? तो निकाल लीजिए अपना रजिस्टर और पेन और हेडिंग डालिए अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत। Theories of learning transfer। लिख लीजिए सभी, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ लर्निंग ट्रांसफर। ठीक है, पहला सिद्धांत लिखो, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, या हम कहेंगे मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, औपचारिक अनुशासन या मानसिक शक्तियों का सिद्धांत लिख लो जल्दी। थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन। लिख लीजिए जल्दी, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत या मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन। हाथों हाथ याद करते भी चले जाना। ठीक है, सिद्धांत का नाम है औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत या मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। लिखो, लिखिए, यह सबसे पुराना सिद्धांत है। यह सबसे पुराना सिद्धांत है। ठीक है, आगे लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक शक्तियों जैसे मानसिक शक्तियों जैसे तर्क, कल्पना,
चिंतन, निरीक्षण आदि को ठीक है, मानसिक शक्तियों जैसे तर्क, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण आदि को प्रशिक्षित करके किसी भी परिस्थिति में कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। बात समझ में आई? सिद्धांत का नाम ध्यान रखना, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत या कह दो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन, ये सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। और इस सिद्धांत के अनुसार जो मानसिक शक्तियां होती हैं, मानसिक शक्तियां क्या क्या होती है ये आपको पता है, मानसिक क्रियाएं क्या क्या होती है ये आपको पता है, सोचना, विचारना, चिंतन करना, अधिगम करना, स्मरण करना, निरीक्षण करना, ये सब मानसिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये सब मानसिक शक्तियां होती है, आपको पता होना चाहिए। मानसिक क्रियाएं कह दो, मानसिक शक्तियां कह दो, संज्ञानात्मक क्रियाएं कह दो, एक ही बात है। तो जो भी मानसिक शक्तियां होती है जैसे तर्क, कल्पना, चिंतन, निरीक्षण, अधिगम, स्मरण, समस्या समाधान आदि को प्रशिक्षित करके किसी भी परिस्थिति में कुशलतापूर्वक प्रयोग करना, मानसिक शक्तियों का किसी भी परिस्थिति में कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। ठीक है, देखो सिद्धांत का नाम भी क्या है? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन या मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। ठीक है, बात में आ गई, यानी मानसिक शक्तियों का किसी भी परिस्थिति में कुशलतापूर्वक प्रयोग करना। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में कुशलतापूर्वक क्या करना? प्रयोग करना। क्लियर? पहला सिद्धांत। चलो दूसरा, नंबर 2, समान या कह दो समरूप तत्वों का सिद्धांत। लिखो, दूसरा सिद्धांत लिखेंगे बेटा, दूसरा सिद्धांत लिखो, समान या कह दो समरूप तत्वों का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। लिख लीजिए, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। लिख लो, इसके प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। लिख लिया सबने? तो इसमें लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार स्थानांतरण तभी संभव है, स्थानांतरण तभी संभव है जब दो अनुभवों की विषय सामग्री
या विषयों में कुछ न कुछ समानता हो, कुछ न कुछ समानता हो। ठीक है, लिख लो। ठीक है, अब यहां भी देखिए, नाम से पता लगा, समान या समरूप तत्वों का सिद्धांत। समानता होनी चाहिए, समरूपता होनी चाहिए। तो अधिगम स्थानांतरण तभी संभव है जब दो अनुभवों की विषय सामग्री या विषयों में, ठीक है, विषयों में कुछ न कुछ क्या हो, समानता हो। ठीक है, समान या समरूप तत्वों का सिद्धांत क्या कहता है कि अधिगम स्थानांतरण तभी संभव है जब दो अनुभवों की विषय सामग्री या विषयों में क्या हो, कुछ ना कुछ समानता हो। हाथों हाथ याद करते चले जाइए और नाम पर फोकस करो। नाम पर फोकस करोगे तो आपका कंटेंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नाम से ही सारी पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा सिद्धांत हो चुका है नंबर 3, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। लिख लो, सामान्यीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, प्रतिपादक लिख लो CH जड़। CH जड़। ठीक है, इसमें लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति, इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति, लिखना, जब व्यक्ति अपने किसी काम, या लिख लो कार्य, अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से, अपने किसी कार्य, लिखो, अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम निकाल लेता है। देखिए, इसे वापस बोल रही हूँ, जब व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम निकाल लेता है तो वह दूसरी परिस्थिति में, क्या कर सकता है, स्थानांतरण। तो वह दूसरी परिस्थिति में उसका स्थानांतरण
कर लेता है, लिख लो, स्थानांतरण कर लेता है। ठीक है, जब व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम निकाल लेता है तो वह दूसरी परिस्थिति में उसका क्या कर लेता है, स्थानांतरण कर लेता है। अब यहां भी देखिए, नाम क्या है, सामान्यकरण, जनरलाइजेशन। मतलब आपने कोई भी कार्य या कोई भी ज्ञान लिया है या कुछ जीवन का आपका कोई भी अनुभव, इससे आपने कुछ निष्कर्ष निकाल लिया, कुछ जनरलाइजेशन निकाल लिया, कुछ सामान्यकरण कर लिया, ठीक है, कोई भी नियम निकाल लिया, तो वह दूसरी परिस्थिति में उसका क्या कर लेता है, स्थानांतरण। वही नियम दूसरी परिस्थिति में लागू हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं सामान्यकरण के नियम पर आधारित। हम किसी भी बात से कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं, नहीं भाई ऐसा किया तो ऐसा होता है, तो हम वहां भी ये बोलेंगे नहीं ऐसा करने से भाई ऐसा होता है, मैंने ये किया हुआ है, ये मेरा अनुभव है कि इसका परिणाम यही निकलता है, ये इस नियम पर आधारित होता है। तो यही बात हम दूसरी जगह भी समझाते हैं। ठीक है, तो तीसरा नियम आपका क्या हो गया बेटा, तीसरा नियम हो गया सामान्यीकरण का नियम, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। आगे चले, नंबर 4, सामान्य व विशिष्ट अंश का सिद्धांत। ठीक है, सामान्य व विशिष्ट अंश का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ जी एंड एस फैक्टर। लिख लो, सामान्य व विशिष्ट अंश का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जी एंड एस फैक्टर। प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। ठीक है, इसमें आप लिखो, स्पीयरमैन का मानना है, स्पीयरमैन का मानना है कि स्थानांतरण केवल सामान्य तत्व का होता है, विशिष्ट तत्व का नहीं, विशिष्ट तत्व का नहीं। लिख लो पहले, स्पीयरमैन का मानना है कि स्थानांतरण केवल सामान्य तत्व का होता है, विशिष्ट तत्व का नहीं। ठीक है, बिल्कुल बुद्धि टॉपिक के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि स्पीयरमैन ने द्वितत्व सिद्धांत दिया था एक, जिसमें दो तत्व बताए थे, कौन कौन से, सामान्य और विशेष, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। तो अधिगम स्थानांतरण का भी एक सिद्धांत है, सामान्य विशिष्ट अंश का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जी एंड एस फैक्टर। प्रतिपादक कौन है, स्पीयरमैन। तो क्या मानना है स्पीयरमैन का, चूंकि स्पीयरमैन ने दो तत्व बताए, एक सामान्य और एक विशेष, तो स्पीयरमैन का कहना है कि स्थानांतरण केवल और केवल सामान्य तत्व का होता है, विशिष्ट तत्व का नहीं। इतनी सी बात यहां पर ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। आगे चलेंगे, नंबर 5, पक्षांतर सिद्धांत कह दो, अवयववादी सिद्धांत कह दो, या कह दो पूर्णाकार का सिद्धांत। लिख लो, पक्षांतर सिद्धांत कह दो, अवयववादी या पूर्णाकार का सिद्धांत।
पूर्णाकार का सिद्धांत। इसका इंग्लिश नेम सिंपली ये वाला ध्यान रख लेना आप, ट्रांसपोजिशन थ्योरी। इंग्लिश वर्ड ध्यान रख लीजिए, ट्रांसपोजिशन थ्योरी, पक्षांतर अवयववादी या पूर्णाकार का सिद्धांत। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख सकते हैं आप, यह सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों का है। लिख लो, लिख लीजिए, यह सिद्धांत गेस्टाल्ट वादियों का है। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण व अंश में जो संबंध होता है वही स्थानांतरण का आधार होता है, आधार होता है। लिख लो जल्दी से, पक्षांतर सिद्धांत कह दो, अवयववादी सिद्धांत कह दो, या कह दो पूर्णाकार का सिद्धांत, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन थ्योरी। यह सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का है। जैसा कि आप जानते हैं, पक्षांतर, अवयववादी, पूर्णाकार का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्टवादी, जिसमें उन्होंने बात की थी पूर्णाकार की, पूर्ण से अंश। शिक्षण सूत्र कौन सा लागू होता है? पूर्ण से अंश। तो पूर्ण व अंश में जो संबंध होता है वही स्थानांतरण का आधार होता है। इतनी सी बात यहाँ पर ध्यान आपको रख लेनी है। क्लियर? कितने सिद्धांत हो गए? 5। आगे चलेंगे, नंबर 6। आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत। लिखिए, आदर्शों एवं मूल्यों का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ आइडियल्स, थ्योरी ऑफ आइडियल्स। ठीक है, प्रतिपादक W. C. बागले। बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना है, इनको सिंपली ध्यान रखना है भाई। आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत, प्रतिपादक कौन है? W.C. बागले। W.C. बागले। लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार आदर्शों एवं मूल्यों का एक परिस्थिति से लिखो, इस सिद्धांत के अनुसार आदर्शों एवं मूल्यों का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत, प्रतिपादक कौन है?
WC बागले प्रतिपादक हैं और इस सिद्धांत के अनुसार जो भी आदर्श होते हैं हमारे, जो भी मूल्य होते हैं, उनका एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में क्या होता है, स्थानांतरण। सिंपली वे में ध्यान रखना है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत यही हैं। एक बार हम वापस से देख लेते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं यहाँ से, लेकिन हाँ बन जाए तो इतना जानना काफ़ी है। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में पहला सिद्धांत हमने कौन सा पढ़ा था, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत या कह दो मानसिक शक्तियों का सिद्धांत। इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखेंगे, थ्योरी ऑफ फॉर्मल डिसिप्लिन। ये सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है और इस सिद्धांत के अनुसार जो मानसिक शक्तियां होती हैं, जो भी मानसिक शक्तियां होती हैं, उनको प्रशिक्षित करके किसी भी परिस्थिति में कुशलतापूर्वक उनका प्रयोग करना। कुल मिला के मानसिक शक्तियों का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना, मानसिक शक्तियों का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। क्लियर। चलिए दूसरा सिद्धांत हमारा है समान या समरूप तत्वों का सिद्धांत। यहाँ प्रतिपादक कौन है, थॉर्नडाइक। इंग्लिश टर्म ध्यान रखना, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। तो जब दो अनुभवों कि विषय सामग्री या विषयों में कुछ न कुछ क्या होती है, समानता, कुछ न कुछ समानता होती है, तो जो एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान है वो दूसरी स्थिति में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, सहायक की बात करेंगे हम। एक स्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी स्थिति में सहायक होता है। जब दो विषयों में कोई ना कोई समानता होगी तो सीधी सी बातें क्या होगा, सहायक होगा। नंबर 3 सामान्यीकरण का सिद्धांत, जनरलाइजेशन, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। यहाँ प्रतिपादक कौन है, CH, जड़ प्रतिपादक हैं। जब व्यक्ति अपने किसी कार्य, ज्ञान या अनुभव से कोई सामान्य नियम निकाल लेता है, हम जीवन में हमारा कोई अनुभव है, हम कोई नियम बना लेते हैं, तो उसी का हम किसी दूसरी परिस्थिति में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो दूसरी परिस्थिति में उसका क्या कर लिया जाता है, स्थानांतरण कर लिया जाता है। किसका, सामान्यीकरण या नियमों का। नंबर 4 है सामान्य विशिष्ट अंश का सिद्धांत, जो किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने जनरल फैक्टर की बात की है, स्पेसिफिक फैक्टर की बात की, सामान्य और विशिष्ट की। और स्पीयरमैन का मानना है कि स्थानांतरण केवल और केवल सामान्य तत्व का होता है। सामान्य तत्व जो कि जन्मजात होता है, सामान्य तत्व जो कि जन्मजात होता है उसका स्थानांतरण होता है, विशिष्ट तत्व का नहीं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 है पक्षांतर कह दो, अवयववादी कह दो या पूर्णाकार का सिद्धांत, ट्रांसपोजिशन थ्योरी। ये सिद्धांत किसकी देन है, गेस्टाल्टवादियों की देन है। पूर्णवांश में जो संबंध हो, इस सिद्धांत के अनुसार पूर्णवांश में जो संबंध होता है वही स्थानांतरण का क्या होता है, आधार होता है। और नंबर 6 क्या है, आदर्श और मूल्यों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ आइडियल्स। प्रतिपादक कौन है, WC बागले है। आदर्श और मूल्यों का एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। इतनी चर्चा क्लियर। ये चर्चा हो चुकी है किसकी हो चुकी है, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांतों की चर्चा कंप्लीट हो चुकी है बेटा। ठीक। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, अधिगम वक्र। हेडिंग डाल लीजिए। लर्निंग कर्व, अधिगम वक्र। हेडिंग डाल लो सभी, अधिगम वक्र। सिंपल सा टॉपिक है अधिगम वक्र, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम सारी चर्चा कर रहे हैं। और जिसको जितना जानने की आवश्यकता है उतना ही आपको जानना है। किसे कहते हैं अधिगम वक्र, ये जो है अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, पठार, बहुत और बहुत कम क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन इतना जानना तो जरूरी है जितना मैं बता रही हूं आपको। किसे कहते हैं अधिगम वक्र, अरे अधिगम वक्र जो है अधिगम की गति को बताते हैं, सीमा को बताते हैं, उन्नति को बताते हैं। आपकी गति बिल्कुल एक समान चल रही है, आपकी गति पहले अच्छी थी अब धीमी हो गई, या आपकी गति पहले धीमी थी अब तीव्र हो गई, इसको प्रकट करना, इसको शो करना जस्ट क्या कहलाता है, अधिगम वक्र कहलाता है। यानी अधिगम वक्र अधिगम की गति को प्रदर्शित करते हैं, उन्नति को प्रदर्शित करते हैं, अधिगम की सीमा को प्रदर्शित करते हैं, वो अधिगम वक्र कहलाते हैं। इसमें एक परिभाषा आप लिख लो, गेट्स व अन्य के अनुसार। गेट्स व अन्य, गेट्स व अन्य के अनुसार लिखिए एक परिभाषा, लिखिए अधिगम वक्र, अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने, अधिगम वक्र
अभ्यास द्वारा लिखो, अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति, सीखने की मात्रा, गति और उन्नति। ठीक है, अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति, उन्नति की सीमा का, उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, सिंपली ध्यान रखना, अधिगम वक्र किसे कहते हैं? अधिगम वक्र वो होते हैं जो सीखने की गति बताते हैं, उन्नति बताते हैं, सीमा बताते हैं। ठीक है, उसी को जब हम ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। सीखने की इन्हीं चीजों को, सीखने की गति को, उन्नति को, मात्रा को जब ग्राफ पर प्रदर्शित किया जाता है तो वो जस्ट क्या कहलाता है? अधिगम वक्र कहलाता है। हेडिंग डालिए, अधिगम वक्र के प्रकार। अधिगम वक्र के प्रकार लिखिए, अधिगम वक्र के प्रकार। वक्र के प्रकार। नंबर 1, सरल रेखीय वक्र। स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, पहला लिखो सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। ठीक है, लिखो, जब सीखने की गति, जब सीखने की गति एक समान रहती है, जब सीखने की गति एक समान रहती है तो इसे सरल रेखीय वक्र कहते हैं, सरल रेखीय वक्र कहते हैं। इसे शून्य त्वरण, इंग्लिश में हम कहेंगे जीरो इसे शून्य त्वरण, जीरो एक्लेरेशन भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ठीक है, नंबर 2 लिखो, उन्नतोदर वक्र। नंबर 2 लिखो, उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे बेटा? कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स कर्व। उन्नतोदर वक्र, इसमें लिखिए, जब आरंभ में सीखने की गति, जब आरंभ में सीखने की गति तीव्र, जब आरंभ में सीखने की गति तीव्र
फिर धीरे धीरे मंद होती जाती है, फिर धीरे धीरे मंद होती जाती है, तो इसे उन्नतोदर वक्र व नकारात्मक वक्र भी कहते हैं, नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। नंबर 3 लिखो, नतोदर वक्र, कॉन्केव कर्व, नतोदर वक्र कॉन्केव कर्व। इसमें लिखिए, जब आरंभ में सीखने की गति मंद, जब आरंभ में सीखने की गति मंद, जब आरंभ में सीखने की गति मंद, फिर धीरे धीरे तीव्र होती जाती है, फिर धीरे धीरे तीव्र होती जाती है, तीव्र होती जाती है, तो इसे नतोदर, तो इसे नतोदर, नतोदर व सकारात्मक, सकारात्मक वक्र भी कहते हैं, तो इसे नतोदर व सकारात्मक वक्र भी कहते हैं। ठीक है, सकारात्मक वक्र भी कहते हैं। ठीक, अब लिखेंगे नंबर 4, मिश्रित वक्र, या हम इसे कहेंगे अवग्रहास, अवग्रहास वक्र, मिश्रित वक्र, अवग्रहास वक्र। ठीक है, इसे हम कंबाइंड कर्व कह सकते हैं। इंग्लिश में लिखो COMBINED, कंबाइंड कर्व, या कह सकते हैं एस शेप्ड, शेप्ड कर्व। ठीक है, एस शेप्ड, एस की आकृति का। ठीक है, कंबाइंड कर्व कह दो, एस शेप्ड कर्व कह दो, या इंग्लिश में हम इसे कॉन्वेक्स कॉनकेव, कॉनकेव कर्व भी कह सकते हैं। ठीक है, मिश्रित वक्र कह सकते हैं, अवग्रहास वक्र, इसे नामों पर भी फोकस करेंगे आप, क्योंकि मनोविज्ञान में बेटा शब्दों का ही गेम होता है। आपने मिश्रित वक्र नाम पढ़ लिया, लेकिन अवग्रहास आपने नाम नहीं पढ़ा, तो चक्कर में पड़ जाओगे कि अवग्रहास किसे कहेंगे, सरल रेखे को कहेंगे, उन्नतोदर को कहेंगे, नतोदर को कहेंगे, या मिश्रित को कहेंगे। तो मिश्रित वक्र को ही हम क्या कहते हैं, अवग्रहास वक्र। इंग्लिश में इसे हम कंबाइंड कर्व बोलेंगे, एस शेप्ड कर्व भी कहते हैं, एस की आकृति का। ठीक है, एस शेप्ड कर्व भी कहेंगे, या कॉन्वेक्स कॉनकेव, क्योंकि दोनों का मिला जुला रूप होगा ये। इसमें लिखो आप, इसमें अधिगम की गति कभी तीव्र तो कभी मंद, इसमें अधिगम की गति कभी तीव्र तो कभी मंद बनी रहती है। मंद बनी रहती है। ठीक है, वक्र में आपको इतनी सी चर्चा बेटा ध्यान रखनी है। वक्र किसे कहते हैं? वक्र उसे कहते हैं जो अधिगम की गति को, उन्नति को, मात्रा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधिगम वक्र कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के।
सरल रेखीय वक्र किसे कहते हैं? जब अधिगम की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब अधिगम की गति एक समान चलती रहती है तो वो सरल रेखीय वक्र होता है, जिसे शून्य त्वरण भी कहते हैं। शून्य त्वरण के नाम से भी ये जाना जाता है। क्लियर? उन्नतोदर वक्र में पहले उन्नत नाम कैसे, ध्यान कैसे, उन्नतोदर, पहले उन्नति को ध्यान रखेंगे कि आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है। आपने देखा कि आपके एग्जाम जस्ट सामने है, सीखने की गति तीव्र हो गई, फिर आपने देखा कि एग्जाम आगे चले गए हैं तो ऑटोमेटिकली मंद हो गई। आरंभ में सीखने की गति तीव्र फिर धीरे धीरे मंद होती है। चूंकि धीरे धीरे मंद होती है इसीलिए इसे क्या कहा गया? नकारात्मक वक्र कहा गया। नतोदर वक्र में, नतोदर वक्र जिसे इंग्लिश में कॉन्केव कर्व बोलते हैं, आरंभ में गति कैसी होती? मंद। आरंभ में गति मंद होती लेकिन धीरे धीरे तीव्र होती जाती है। आरंभ में मंद थी, एग्जाम की डेट आपके सामने नहीं थी, लेकिन अब एग्जाम की डेट आ गई तो मंद से गति कैसी हो गई? तीव्र हो गई। तो इसे क्या कहते हैं? सकारात्मक वक्र भी कहते हैं। नंबर 4 है मिश्रित, दोनों का, उन्नतोदर और नतोदर का मिला जुला रूप, कॉन्वेक्स और कॉन्केव का मिला जुला रूप। ठीक है, मिश्रित वक्र जिसे कंबाइंड एस शेप्ड या कॉन्वेक्स कॉन्केव कर्व भी कहते हैं। इसमें कभी गति मंद तो कभी तीव्र, तो कभी मंद तो कभी तीव्र, तो कभी मंद तो कभी तीव्र गति होती रहती है। एस की आकृति का होता है, एस शेप्ड कर्व भी इसे कहते हैं। तो ये चर्चा हुई अधिगम वक्र की। इसके बाद सिंपल सा एक शब्द आता है, क्या? अधिगम पठार। किसे कहते हैं अधिगम पठार? जब अधिगम की गति रुक जाती है तो वो जस्ट क्या कहलाती है? अधिगम पठार कहलाती है। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, अधिगम पठार। अधिगम पठार, अधिगम पठार हेडिंग डाल लीजिए बेटा। अधिगम पठार। Practice of learning। इसमें लिखो एक लाइन, जब सीखने की गति में, जब सीखने की गति में न तो उन्नति होती है, न तो उन्नति होती है और न अवनति होती है, न तो उन्नति होती है और न अवनति होती है, वरन सीखने की गति, वरन सीखने की गति रुक जाती है, वरन सीखने की गति रुक जाती है, सीखने की गति रुक जाती है, तो इसे अधिगम पठार कहते हैं, तो इसे अधिगम पठार कहते हैं। बात समझ में आई? अरे अधिगम की गति में कोई उन्नति भी नहीं होती, अवनति भी नहीं होती, वहीं पर जाम हो जाता है अधिगम, वहीं पर रुक जाता है, तो ऐसी स्थिति को जस्ट क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। क्यों आती है बेटा पठार की स्थिति? पठार की स्थिति आने के कई कारण है। आपकी रुचि खत्म हो गई, आपको थकान हो गई, आप बीमार पड़ गए, ठीक है, या बहुत बड़ी विषय सामग्री आपके सामने आ गई, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको वातावरण बिल्कुल दूषित मिल गया है, तो वहीं पर पठार वाली सिचुएशन आ जाती है। और आपके जीवन में कई बार आई होगी ये सिचुएशन, जब आप कुछ नहीं कर पाते, वहीं गति आपकी रुक जाती है, ना तो वो डाउनफॉल आ रहा है ना उसमें उन्नति हो रही, बस जो बड़ा था वहीं रुक गए आप। बहुत सारे इसके रीजंस होते हैं, बिल्कुल सिंपल रीजन है, सिंपल रीजन है ये। जस्ट एक चर्चा से आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि रीजन क्या क्या होते हैं। बीमार आप पड़ गए,
आपको थकान हो गई, उत्साह खत्म हो गया, रुचि बिल्कुल नहीं रही आपकी, वातावरण माहौल आपको बहुत ज़्यादा दूषित मिल गया, आप अनुचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करने लग गए, ठीक है, तो भी गति रुक गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ। तो कई कारणों की वजह से कौन सी सिचुएशन बन जाती है, पठार की सिचुएशन बन जाती है। जिस भी कारण से पठार की सिचुएशन बनी है उस कारण को बेटा तुरंत दूर कर देना चाहिए, तुरंत दूर कर देना चाहिए। अगर आपने उस कारण को अपने ऊपर हावी होने दिया तो पठार की सिचुएशन लंबे समय तक रह सकती है, जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। इसलिए कोशिश करो पहले कि पठार की सिचुएशन आने ही ना पाए, और दूसरी बात, यदि आ भी गई है पठार की सिचुएशन तो जानने की कोशिश करो कि कारण क्या होगा। सीधी सी बात है, जो भी कारण होगा वो नेगेटिव ही होगा, नकारात्मक ही होगा, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। जो पठार की सिचुएशन बिल्कुल आ गई है, जो भी कारण होगा नकारात्मक होगा, उत्साह कम हो गया आप में, कोई और रीजन हो गया है, आपके साथ जीवन में कोई धोखा हो गया है, कोई भी कारण हो सकता है कि पठार वाली सिचुएशन आ गई है। कारण को जानने की कोशिश करें और तुरंत उसे दूर करने की कोशिश करें, क्योंकि पठार की सिचुएशन लंबे समय तक रहना आपके लिए अहितकर हो सकता है। तो इन चीज़ों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो अधिगम कर्व, लर्निंग कर्व की हम बात कर चुके हैं, अधिगम वक्र की, अधिगम पठार की हम बात कर चुके हैं। सिंपल चर्चा ये हमें करनी है जो हम कर चुके हैं। अब बेटा केवल मैं आपसे क्वेश्चंस यानी कि बिल्कुल टेस्ट लेने वाली हूं आपका, और उस टेस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा। मैं केवल आपके सामने क्वेश्चंस प्रेजेंट करूंगी, उसका आंसर आपको ही देना है, उसका आंसर आपको ही बताना है। तैयार हैं, रेडी हैं? तो बिल्कुल मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस के साथ आपके बीच आ रही हूँ। हर एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। कोशिश करें कि प्रत्येक क्वेश्चन का आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दे सकें, ऐसी कोशिश बेटा आपको करनी है, ठीक है। अपना सेल्फ एनालिसिस करना है कि आप पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद आप कितने क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं, कितनों के नहीं दे पा रहे हैं, ये पूरी कोशिश आपको करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी मैं आपसे प्रश्नों के साथ, और उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल कमेंट्स हमारे बीच चलते रहें ताकि हम आपस में बात करके प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।